हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये बताइए कि रेस्ट क्या होता है, एक बॉडी रेस्ट में कब कहा जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है मोशन में। So a body is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to time। यानी कि टाइम बीतता रहे पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे। टाइम बीतेगा वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, तब कहा जाएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन। अब बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, बॉडी मोशन में कब कहलाती है। तो रेस्ट का जस्ट उल्टा होता है मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अभी पॉइंट ए पर है तो 5 सेकंड के बाद वो पॉइंट बी पे चला जाएगा, यानी कि उसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज की है। तो हम लोग कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अभी मोशन में है। अब दोस्तों, हम लोग चलिए पता करते हैं कि ये फोर्स क्या होता है। नाउ फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। बस जो फोर्स है वो कोई पुश या पुल है, या फिर आप कह सकते हैं वो कोई एक्सटर्नल एजेंट है। अब हमें ये बताना होगा एग्जाम में कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। उसका सबसे पहला इफेक्ट है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है। यानी कि मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो उस ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ मोशन में ला देगा। या फिर मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो जो फोर्स होगा वो उसे स्टेट ऑफ रेस्ट मिला देगा, यानी कि रोक देगा। या फिर हो सकता है जो ऑब्जेक्ट का मूविंग डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो जो फोर्स है वो उस डायरेक्शन को ही चेंज कर दे। या फिर हो सकता है कि जो फोर्स है वो अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके शेप या साइज़ को चेंज कर दे। जैसे कि मान लीजिए कोई बैलून है, उसको जब हम लोग प्रेस करते हैं तब हम लोग उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और उससे जो उसका शेप और साइज़ है वो चेंज हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पता करते हैं कि कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एक्ट ड्यू टू फिजिकल कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज़। यानी कि जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आती हैं तब जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी एक बॉक्स को मूव करवा रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, वो और आप एक फिजिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब वहाँ पर होता है कांटेक्ट फोर्स। इसके भी दो टाइप्स हैं। एक होता है मस्कुलर फोर्स, जो कि हम मतलब ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आने से होता है, और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जो कोई भी सरफेस है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। अब मान लीजिए हमारा जो अर्थ है उसमें भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। अब अगर हम उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दें तो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस में भी बहुत इरेगुलरिटीज़ होंगी। अब जो अर्थ की इरेगुलरिटीज़ होंगी और जो ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज़ होंगी वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर देंगी और उसके वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल बहुत दूर जाएगी और बाद में रुक जाएगी। क्यों? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज़्यादा आगे जाने नहीं देती है। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट लगता है, यानी कि वो उस डायरेक्शन में लगता है जो मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट हो, वो मोशन को रेजिस्ट करता है। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जो कि किसी दो बॉडीज़ के फिजिकल कांटेक्ट में आने के बिना ही लग जाएं। जैसे कि ग्रेविटेशन। अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स को एक्सर्ट करता है, लेकिन वो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आकर नहीं करता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर हवा में उड़ रहा होगा, जैसे कि एरोप्लेन, तब भी जो ग्रेविटेशन है वो उसके ऊपर एक्ट करेगा। दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। अब चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। जो बैलेंस्ड फोर्स होते हैं उसमें जो नेट फोर्स होता है एक बॉडी पर वो ज़ीरो होता है, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स में जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है वो ज़ीरो नहीं होता। अब ये नेट फोर्स क्या होता है? मान लीजिए हम एक बॉक्स को लेते हैं, एक आदमी राइट साइड से उस बॉक्स को 10 न्यूटन की फोर्स से पुश कर रहा है
और दूसरा आदमी उसी बॉक्स को लेफ़्ट साइड से 10 न्यूटन के फोर्स से पुश कर रहा है, तो इन दोनों का जो फोर्स एक्सर्टेड है वो एक दूसरे को माइनस कर देगा और आएगा आंसर 0, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पे 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो वो मतलब नेट फोर्स जो है वो 0 न्यूटन है उस ऑब्जेक्ट का, तो वो जो बॉक्स होगा वो मूव नहीं करने वाला। अब बैलेंस्ड फोर्स में क्या है कि अगर कोई बॉडी बैलेंस्ड फोर्स फेस कर रहा है तो वो जो बॉडी है वो रेस्ट में ही रहेगा या फिर वो मोशन में ही रहेगा। उसका पहले का जो भी स्टेट होगा वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तब वो जो बॉडी है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लगेगा। अब दोस्तों ये तो रहा हमारा क्लास 8 का जितना भी कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आते हैं क्लास 9 के कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? Inertia is any property of an object because of which it does not change it or it tends to not change its state of motion or as well as rest। यानी कि मान लीजिए आप लोग सो रहे हैं तो क्या आप लोगों का मन करेगा कि आप लोग उठ जाएं? ना। और अगर आपको मान लीजिए कल आपका एक प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना है, अभी तक आपने उस प्रोजेक्ट को किया भी नहीं है, तब आपका मन नहीं करेगा कि आप जाकर सो जाएं, आप उसको काम करते रहेंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो उसी तरह से ये जो इनर्शिया है वो एक बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी बॉडी अपने जो प्रीवियस स्टेट है, यानी कि या तो पहले वो स्टेट ऑफ मोशन में रहा होगा या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, वो चेंजेस को रेजिस्ट करता है। अब इनर्शिया के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन या फिर डायरेक्शन। अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या जैसे हम लोग जैसे बस को धक्का देते हैं तो हम लोग बस को मूव नहीं करवा पाते, क्यों? क्योंकि जो बस का इनर्शिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या बुक्स या फिर मान लीजिए साइकिल, इनके पास इनर्शिया नहीं होता? इनके पास भी इनर्शिया होता है, लेकिन कंपेरेटिवली इनके पास कम इनर्शिया होता है और इससे ज़्यादा हम लोग इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं, इसी वजह से ये मूव कर देती हैं। नाउ ये जो इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। नाउ ये क्या कहता है? अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अनलेस और अनटिल कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अगर पहले से स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या फिर अगर वो अभी मूव कर रहा है स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी कि हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है स्टेट को चेंज करने के लिए। अब अगर मान लीजिए कोई फोर्स ना रहे तब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, और जो बॉडी है वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करने वाला है। किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि 2 मिनट में कवर हो गया। अब हम लोग एक नए टॉपिक को समझेंगे जो कि है लीनियर मोमेंटम। मान लीजिए आप लोग एक शीशे पर एक पत्थर से मार रहे हैं और उसके बाद आप लोग उसी शीशे को एक बुलेट से मार रहे हैं, मतलब एक बुलेट फायर कर रहे हैं उस शीशे के ऊपर। तो क्या उन दोनों के मारने पर कुछ चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? मोमेंटम की वजह से होगा। अब ये मोमेंटम होता क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू इट्स वेलोसिटी के जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर। तो इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या है कि मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स से। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड पर एक इक्वेशन आ रहे होंगे, बहुत सारे इक्वेशन होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमें कहा जा रहा है इस लॉ में वो ये कहा जा रहा है डेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जहाँ पर रेट आ जाता है यानी कि वहाँ पर अपॉन में टाइम आएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ रखा है कि जो मोमेंटम होता है उसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर अगर इनका रेट ऑफ चेंज बोला जा रहा है मोमेंटम का, यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम माइनस कर दे रहे हैं फाइनल मोमेंटम से। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि mu। और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा? वो होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, यानी कि mv। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। अब यहाँ पर m कॉमन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर अगर हमें ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये हटाना है तो एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कांस्टेंट लाया k, जिसका वैल्यू है 1। तो वैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है मोशन चैप्टर में कि v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। तो क्या हम लोग यहाँ पर v माइनस यू अपॉन टी को a नहीं लिख सकते, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो k होगा वो भी हट जाएगा क्योंकि ये तो 1 है, और अगर किसी भी चीज़ को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर एज इट इज़ आता है। तो इसका मतलब है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दोस्तों मुझको लगता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से। अब जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसका मतलब है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब हमारा k का वैल्यू 1 है तो इसका क्या मतलब होगा? F इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि फोर्स यहाँ पर ज़ीरो होगा। सो ज़ीरो इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर जब हम लोग नीचे जो t है डिनोमिनेटर में, उसको जब हम लोग ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब है ज़ीरो इज इक्वल टू mv माइनस mu। अब यहाँ पर हम लोग जो mu है उसको LHS में लेकर जाएंगे, और जब उसको LHS में लेकर जाएंगे तो उसका निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका लास्ट में आंसर आएगा mv इज इक्वल टू mu और v इज इक्वल टू u। और यही हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी कहा गया था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने मोशन में रहना चाहेगा या फिर अपने रेस्ट में रहना चाहेगा, यानी कि जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी के एकदम इक्वल होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पता करते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स इज़ द मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी कि फोर्स का जो इफेक्ट है उसको मेज़र करता है इम्पल्स। अब इस इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, यानी कि फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसको कहते हैं हम लोग इम्पल्स। और जो इम्पल्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब दोस्तों हम लोग आपको ये बता दें कि जो फोर्स और टाइम है ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब दोस्तों हम लोगों का आज का लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या था। ये तीसरा लॉ ऑफ मोशन ये था टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हमारा जो भी एक्शन रहेगा उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हमें मिलेगा। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। और वैसे भी 9th क्लास के पहले मैं इस लॉ को बहुत अच्छे से जानता था और शायद आप लोग भी जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पर ये टॉपिक NCERT से डिलीटेड है। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको 15 मिनट्स में पूरा का पूरा वन शॉट ये लेक्चर करवा दिया है और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही इजी चैप्टर था और शायद क्लास 9 फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी है, बायो को छोड़कर जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है कंपेरेटिवली। तो चलिए दोस्तों आप लोग हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी रिव्यू देना हो या फिर कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।